तो गाइज़ हम आज लेक्चर अपना 7th स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया है कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर आवेश समान रूप से वितरित है। आवेश क्यों कर लेते हैं, आवेश क्यों समान रूप से वितरित है, तब वलय की अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक वलय बनाएंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ये कैसे क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है ये। बहुत चांसेस रहते हैं इसके सब्जेक्टिव पेपर में आने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक क्यों आवेश से आवेशित वलय बनाते हैं। इस पे आवेश अपन ने क्यों दिया है, और इसकी अक्ष पर यह बिंदु O है, इसकी अक्ष पर यह बिंदु P है। यहाँ अपने को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे शुरू से पहली डेरिवेशन में किया था, सेकंड में किया था, वैसे अपने यहाँ पे 2 अल्फांश मान लेंगे। एक अल्फांश यहाँ और एक अल्फांश यहाँ। दोनों की यहाँ से दूरी r होगी, ये दूरी r है, ये दूरी भी समान दूरी पर स्थित है दोनों अल्फांश, इसकी दूरी भी r ही होगी। तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की किस तरफ आएगा, कुछ ऐसा करके विद्युत क्षेत्र यहाँ से गुजरेगा। ये दूरी x है, क्वेश्चन में बताई हुई है। ये DE2 मान लेते हैं अपन, और इसके द्वारा कुछ जो विद्युत क्षेत्र आएगा अपना, ये DE1 मान लेते हैं। अब गैस जैसे हमेशा हम करते आ रहे हैं वैसे इनके घटक करने हैं अपने को। एक लंबवत घटक इस वेक्टर के घटक करेंगे, तो ये कोण थीटा है, यहाँ से ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो थीटा के साथ नहीं होता है वो क्या आता है, साइन थीटा। तो DE2 साइन थीटा, और ये क्या है, DE2 कोस थीटा प्लस DE1 कोस थीटा। ये गैस आपको तब ये बात भी याद हो गई होगी, समान है, जुड़ जाएंगे एक तरफ है, और ये इस तरफ आएगा DE1 कोस थीटा, DE1 सॉरी साइन थीटा, DE1 साइन थीटा। गाइस ये दिशा में विपरीत और परिमाण में समान है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के ये जुड़ जाएंगे आपस में। DE2 कोस थीटा प्लस DE1 कोस थीटा ये आपस में जुड़ जाएंगे। इनका परिमाण समान है, वह दिशा विपरीत होने के कारण क्या करते हैं, सदिश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया। हम ये जो माने हैं अल्फांश, ये DL मान सकते हैं, DL लंबाई के अल्फांश मान सकते हैं। इन पे आवेश क्यों वितरित है, समान रूप से आवेश वितरित है। तो गैस ये जो मैंने अभी यहाँ पे इतना बताया ना आपको, मैंने इसको आगे थ्योरेटिकल लिख रखा है। थ्योरेटिकल कैसे, मतलब ये आपको डेरिवेशन में लिखना है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो वीडियो का टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैंने जो इस डायग्राम में बनाया है, जैसे जैसे मैंने अल्फांश लिए हैं उन्हीं को मैंने क्या कर रखा है, आगे उसको लिख रखा है। ये आपको भी लिखना है, मैं आपको इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि अपने क्या किया है। माना एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर क्यों आवेश, कैपिटल क्यों माना ना, कैपिटल क्यों मान लेता है, कैपिटल क्यों आवेश को समान रूप से वितरित किया गया है, जिसके कारण उसकी अक्ष पर के अंदर O से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने के लिए वलय के व्यास के अनुदिश 2 अल्फांश A व B, अपने ने यहाँ पे क्या माना है, DL माना है, तो कोष्टक में DL भी लिख देता हूँ मैं। DL इनकी लंबाई है, बाकी A यह है और B यह है, ओके। जिसके कारण बिंदु P पर तीव्रता के क्रमशः DE1 तथा DE2 होंगी, अपने कर रखी है। इन तीव्रताओं के वलय की अक्ष पर लंबवत दिशा में घटक लेते हैं। अक्ष की लंबवत दिशा में घटक DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा आपस में समान परिमाण व विपरीत दिशा के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। फिर क्या होगा कि शेष अक्ष के अनुदिश घटक आपस में जुड़ जाएंगे। DE1 कोस थीटा एक ही दिशा में है, सदिश एक ही दिशा में 2 सदिश होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा गाइस, ये 2 है से 2 DE1 कोस थीटा। यदि अल्फांशों पर आवेश DQ हो तब दोनों अल्फांशों के कारण विद्युत की तीव्रता तो कितनी होगी,
तो DE1 इज इक्वल्स टू DE2 के DQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखी है, अपने को पता है कि बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q कितना माना है अपने, आवेश DQ मान रखा है, तो Q की जगह अपने क्या लिख दिया है DQ, और दूरी अपने को आर स्क्वायर दे रखी है। ये दूरी है, ये R है, स्मॉल r, ये दूरी स्मॉल r है। ओके, कि DQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब गाइस इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब जैसे अपन हमेशा से डेरिवेशन करते आ रहे हैं वैसे डेरिवेशन होगी, E इज इक्वल्स टू 0 से Q DE1 कोस थीटा। ये गाइस अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो 2D1 था, यहाँ पे DE1 कैसे आ गया। तो गाइस यहाँ पे भी अपने Q डिवाइड बाई 2 थोड़ी माना है, ये तो 2 के कारण है ना, यहाँ पे इन दोनों के कारण है। तो अपन एक लेंगे, यहाँ से एक लेंगे तो आगे वाला भी अपन एक ही लेंगे। अगर मान लो अपन ये दोनों लेते हैं, या लिख के मैं बता देता हूँ मैं यहाँ पे, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q डिवाइड बाई 2 0 2 DE1 कोस थीटा। तो गाइस मैं ये नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आगे जाके टफ हो जाएगी, अपन इसी से करेंगे। ओके, अपन ने ये पूरा माना है तो इसको भी अपने एक ले लिया, अगर इसको आधा मानेंगे तो इनको दोनों का लेना पड़ेगा, तो लेकिन अपने ये इससे कर रहे हैं। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, E इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q तक के DQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर कोस थीटा, कोस थीटा। ये हो गया। अब उपरोक्त चित्र में समकोण। अब गाइस क्या है कि अपन जो ये आर स्क्वायर है ना, इसका मान डिफाइन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इस मान के लिए क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये रूट में चला जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये तो क्या है, ये तो लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण का मान कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों को रूट में रख दो तो ये इस कर्ण का मान आ जाएगा। और अब आगे लिखेंगे अपन, उपरोक्त चित्र से। अब उपरोक्त चित्र से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर का मान, आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ से कोस थीटा आधार बटा कर्ण आएगा। तो चित्र में देखते हैं कि अपना आधार बटा कर्ण क्या है। डायग्राम में देखेंगे तो आधार कौन सा हो जाएगा, अपना एक्स हो जाएगा, और कर्ण क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना इसका कर्ण है। तो अपन कोस थीटा का मान भी यहाँ से चेंज कर लेंगे, मतलब ये रख लेंगे। कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना किसका मान आ गया, कोस थीटा, और ये यहाँ से आर का मान। इन दोनों को बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। आगे जाके मैं इनको क्या करूँगा, वो समीकरण में पुट करने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना। अब आप आगे क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 से लेकर Q तक के DQ डिवाइड बाई आर की जगह कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे गाइस, यहाँ तक कर लिया अपन ने। फिर ये डी इसमें जो नियत मान है ना, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ से आपको DQ तो नियत नहीं है, इसको मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, DQ, ये 0 से लेकर Q तक। अपने को यहाँ से नियत क्या मान मिल गया, KX डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब ये 3/2 कैसे है अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपने पास कितना है, घात 1 है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात अपने पास यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितनी है, ये हर अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको गाइस अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं।
तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2। तो ये 1 प्लस 1/2, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे क्या गाइस, आधार तो समान ही है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आधार समान है। तो 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 2 प्लस 1 ये आ गया 3/2। तो इनका घातों का कितना आ गया 3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ओके गाइस, तब मैंने यहाँ पे ये 3/2 किया है। ओके, इसके बाद में अपन देखेंगे इसका मान, इसको भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन में लाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे, के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन, जो अपन ने क्यू मान रखा था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये अपने डी क्यू स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो, ये क्यू का मान होगा। मैंने यहाँ से कैपिटल ले लिया है तो यहाँ पे मतलब इसको आप पूरी जगह स्मॉल ही कर लो आप गाइस। मैंने थोड़ा बहुत बीच में यहाँ पे कैपिटल क्यों बता दिया था आपको। यहाँ पे भी स्मॉल क्यू ही है और यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है और गाइस यहाँ पे भी स्मॉल क्यू ही है। मैं फ्लो में यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल क्यू लेने चले लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपिटल क्यू का मान रखेंगे 0 से लेके क्यू तक। तो अब पता है गाइस, क्यू में से 0 घटाएंगे, एक बार यहाँ पे क्यू रखेंगे, फिर -0 करेंगे तो क्यू आना है। तो अपन यहाँ से क्या आंसर आएगा अपना, के एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ये विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास यहाँ पे आ गई है। ये अपने डेरिवेशन में यही कंप्लीट होती है। इस डेरिवेशन में ज़्यादा खास कुछ नहीं है। अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। डायग्राम बनाना है अपने पास। यहाँ से अपने को पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो लगानी है यहाँ पे। और ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि थीटा के साथ कोस थीटा 1 आएगा, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं। ध्यान कहाँ पे रखना है आपको, स्टार्टिंग में। कुछ स्टूडेंट्स की क्या होता है, एक बार ना इक्वेशन ये स्टार्ट नहीं हो पाती है, वो स्टार्टिंग में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसको स्टार्ट कैसे करें। तो आपको ये लाइन यहाँ पे जो 3 लाइनें है ना गाइस, तभी मैंने इस पेज में लिखी है यहाँ पे अलग से लास्ट में कि DE1 इज DE2 इज टू के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। फिर अपन क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्यू तक DE1 कोस थीटा। फिर गाइस एक बार अब यहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो उसके बाद में तो पूरी डेरिवेशन कर ही देंगे। तो मैं आपके लिए रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये 3 लाइनों को ना घोट लो, अच्छे से घोट लोगे तो अपनी डेरिवेशन पूरी को आ जाएगी। उसके बाद में पता कोस थीटा आधार बटा करंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। फिर आर स्क्वायर का मान तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही लेंगे यहाँ पे। फिर तो क्या करना है गाइस, मान ही पुट करने हैं, इंटीग्रेशन करना है, फिर तो कैलकुलेशन बची है लास्ट में, ये अपने को आना चाहिए। ओके गाइस, इसके बाद में अपन एक और अब छोटा सा लास्ट में 2-3 पॉइंट हैं वो लेते हैं। लास्ट का पॉइंट, लास्ट सेकंड पॉइंट है अपना गाइस। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, आवेशित चालक सतह बनाएंगे। ये अपने लास्ट में 2-3 यूनिट हैं। इसके बाद में अपन आएगा कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ये इन सब टॉपिकों को जस्ट पहले वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या करना है, मैंने आवेशित चालक की सतह पर बल को अपने को डिफाइन करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक आवेशित चालक की सतह बनाते हैं। तो ये मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कुछ ऐसा चालक सतह है, ये पॉइंट C है यहाँ पे। मैं इस डेरिवेशन कुछ बुक्स से और कुछ इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश करके आपको बता रहा हूँ। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हम अल्फांस ले रहे हैं। ये अपना अल्फांस है, ये अल्फांस से पॉइंट A है, ये अल्फांस से पॉइंट B है। अब इस अल्फांस के दोनों तरफ, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, अपन 2 बिंदु लेंगे। ये अपना है P1 और ये यहाँ पे कितना होगा P2।
तो गाइस अब यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी कि दो विद्युत क्षेत्र की जो दो तीव्रताएं हैं वो दोनों बाहर की ओर लगेंगी। ये दोनों बाहर की ओर यहाँ से लगेंगी। गाइस इसमें जरा पता ना क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है कि मतलब चालक के किसी छोटे भाग में उपस्थित आवेश को चालक के शेष भाग में उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार चालक को लिए गए, यानी कि यहाँ पे जो ये रिपल्सन कार्य करेगा इसकी तरफ, तो अपने क्या है, इसको चालक मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र के बल लगेंगे वो क्या इस प्रकार से लगेंगे, एक तो इसको अंदर की ओर खींचेगा इस बल के कारण, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ई वेक्टर V1, ई वेक्टर 1, तो इधर E2 वेक्टर। ये कुछ ऐसा ऐसा करके अपना एक डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम की वजह से आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेशित चालक के पृष्ठ ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नॉट होता है। ये गाइस अपन पढ़ चुके हैं ये। अब जो चीज़ें अपने पढ़ चुकी हैं, जो अपने फॉर्मूला से इक्वेशन से जो अपने आंसर आए थे, उन आंसर्स को लेके अपन इस इक्वेशन को करेंगे। ये ज़्यादा पर पूछ नहीं जाती है, बट अपन रिस्क नहीं ले सकते, इसको डेरिवेशन को आराम से पूरा बताऊंगा मैं आपको। ये मतलब 2018 में पूछी गई थी सब्जेक्टिव पेपर में, लास्ट टाइम में 2018 में मतलब रिकॉर्ड तो रहा था, मतलब ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। और बाकी ये कभी दूर दूर तक नहीं पूछी जा गई है। फिर भी अपने को तो सब चीज़ें करनी है, इसलिए अपन इसके बारे में देखते हैं। अब गाइस जो अपन लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, वो लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आवेशित चालक पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नॉट होता है। अब आप ये सोच रहे हो कहाँ से आएगा। गाइस जिसने पहले वाले लेक्चर सारे लर्न कर रखे हैं ना, उसको तो पता है कहाँ से है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये कहाँ से आया। आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नॉट। ये गाइस अपन ने क्या लिया, यहाँ से लिया इस चीज़ को। ओके, जिसको नहीं पता था उसको पता चल गया होगा। मैंने कोई डायरेक्ट नहीं लिया है, कोई वैसे यहाँ से पहले से पढ़ रखा है आपने, तभी मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया आगे, क्योंकि अब इसकी प्रिडेशन थोड़ी बताएंगे आगे। तो अपन यहाँ से देखते हैं क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नॉट। तो अब क्या लिखेंगे, अतः P1 पर विद्युत क्षेत्र P1 पर सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन नॉट। P1 कैसे लिखा है अपने, जो बाहर वाला बिंदु है ना वो P1 है। यहाँ से आप देख सकते हो जो बाहर वाला पॉइंट है वो P1 है। तो अपने EP1 लिखा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले बिंदु पर। क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, EP2 अंदर वाले बिंदु के लिए क्षेत्रफल शून्य। अब EP1 क्या है, EP1 है जो है कि E1 और E2 का योग करेंगे तभी तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो टोटल आएगा। जब हम E2 को और E1 को जोड़ेंगे तभी तो P1 टोटल आएगा। तो गाइस अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं आपको, जो हमें बिंदु C माना है, बिंदु A B अपने यहाँ से माने हैं ना, उनके लिए। इस पॉइंट के बिना भी कर सकते हैं, चलो पॉइंट के बिना ही करते हैं अपन। पॉइंट मानेंगे तो और कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। ये समीकरण 1 हो गई यहाँ पे अपने पास, ये समीकरण 2 हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, EP1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। मैंने बता दिया आपको मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करेंगे तभी विद्युत क्षेत्र P1 पर टोटल आएगा। इस समीकरण को अपन मान लेते हैं 3 नंबर समीकरण। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो अपने इक्वेशन लिखी है वो किस लिए लिखी है अपन ये बता देते हैं कि बिंदु P1 पर E2 व E1 समान दिशा में है, इसलिए जुड़ गए।
समान दिशा में हैं, इसलिए जुड़ गए। तथा पी, अब यही इक्वेशन अपन जब बिंदु P2 के लिए लिखेंगे, P2 बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो क्या आएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि बिंदु P2 पर विद्युत तीव्रता फर्स्ट व E2 ये परस्पर विपरीत है। विपरीत होने के कारण इसमें ये इक्वेशन आ गई। तो गाइस अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि जो अंदर टोटल आवेश है ये है जो क्या है अपना 0 है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0, और फिर अर्थात E1 इक्वल्स टू E2 आ जाएगा। आ गया? तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे, अब फिर समीकरण 3 में मान रखने पर, अब ये वाला मान रख रहे हैं अपन डायरेक्ट, तो अपन क्या लिखेंगे, E2 प्लस E2, पता दोनों इक्वल है तो E2 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, ये आ गया। और फिर E2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एफ साइन एन नोट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ गई है गाइस। ओके, E2 पर आ गई अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गाइस अपन क्या करेंगे E2 के लिए, अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एफ साइन एन नोट। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद में गाइस अब एक और अपन करेंगे, यहाँ से अपन दाब निकालना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, अब इस क्षेत्रफल को अपन क्या मानेंगे, DQ, ये जो आवेश है वो होगा सिग्मा इंटू DS। कहाँ से आया ये, इसको अपन ने माना है ना, कैमरे में दिखाई नहीं दिया आपको, ये DQ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS। सिग्मा क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश का मान आ जाएगा। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, एक बार फिर से अपन पीछे देख लेते हैं अपन ने कहाँ किया था इसको। ये रहा गाइस, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ से इसको S को उधर ले जाएंगे, सिग्मा इंटू S, तो अपना Q का मान आ जाएगा। वहाँ अपन ने Q DQ माना है तो, और क्षेत्रफल अपना DS माना है तो सिग्मा इंटू DS आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ से अपन ने ये किया है। तो अपन यहाँ पे थे, तो ये DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DS आ गया। अब गाइस जो अपना एक फॉर्मूला हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये मान लो इसको विद्युत क्षेत्र की, तेज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन को इसको रख दिया, तो F वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर E वेक्टर। ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यानी बहुत जगह यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फांश पर बल का मान लिखने के लिए, अब जो अल्फांश है, इस अल्फांश पे किस किसके द्वारा पॉइंट लगेगा, A C B, इन तीनों के कारण यहाँ पे जो बल लगेगा उसका मान ज्ञात करने के लिए अपन गाइस क्या कर रहे हैं, अब जो आगे डेरिवेशन होगी वो कर रहे हैं अपन। अल्फांश पर बल का मान DF इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई DS। ओके, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने डिफाइन कर ली, सिग्मा डिवाइड बाई 2F साइन एन नोट। ये अपने यहाँ से लिया सिग्मा डिवाइड बाई 2F साइन एन नोट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अपने ये वाला कहाँ से लिया Q का मान। ओके, फिर यहाँ से अपना DF कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर 2F साइन एन नोट इंटू DS। समीकरण नंबर कितने हो गई, 3 हो गई। तो ये समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं अपन इसको। ये समीकरण नंबर अपनी 4 हो गई। फिर क्या, चालक की सतह पर कुल बल। अब कुल बल निकालने के लिए क्या करते हैं, चालक की सतह पर कुल बल DF इक्वल्स टू
क्लोज इंटीग्रेटर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2f साइन एन नोट इंटू डी एस। ये अपन ने इसलिए किया है, कुल बल डिफाइन करना है अपने को। तो इसमें जो नियत मान है वो बाहर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, डी एफ डिवाइड बाई डी एस। और हम समाकलन का चिन्ह हटा देंगे क्योंकि अपने पास यही बचा है, और ये अपने पास जो नियत है, तो नियत मान के लिए समाकलन चला जाएगा, तो समाकलन अपने पास बचा ही नहीं। अब गाइस यहाँ पे पास ये आ गया। अब काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटर्नल देते हैं, ये क्या हो गया, फोर्स बटा क्षेत्रफल, दाब बटा क्षेत्रफल किसके, सॉरी दाब इक्वल्स टू बल बटा क्षेत्रफल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी एक्सटर्नल सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2f साइन एन नोट। ये गाइस अपनी जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपने पास 2-3 पॉइंट बचे हैं, एक लेक्चर, उस ही लेक्चर में हम कंक्लूजन करेंगे इसी चैप्टर का। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं इस डेरिवेशन में, बस अपने को लयबद्ध चलना है शुरू से लेके एंड तक, तभी इस डेरिवेशन को हम कर पाएंगे। और गाइस ये डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ, लेकिन अपने को याद करनी है। कोई भरोसा नहीं है आ सकती है नहीं आ सकती। इंपॉर्टेंट तो जो अपने 6 की थी ना, उनमें से तो एक साल, हर साल एक तो पक्की आती है। तो इसका ज़्यादा कुछ रेशियो रहता नहीं है आने का। ये 2018 में आई थी लास्ट टाइम, उससे पहले कभी 10-12 साल में कभी नहीं आई ये डेरिवेशन। शुरू से चलती आ रही है, चाहे सिलेबस कोई सा भी रहे, एनसीईआरटी रहे चाहे आरबीसी रहे, कभी नहीं आई हुई है। तो आप इसे याद करने का। ओके गाइस, थैंक यू।